नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने चैनल एग्ज़ाम लर्न में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो हम लोग इन्वायरमेंट का सेक्शन जो कि टेट, सी टेट और यूपी टेट के लिए चल रहा था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए थे उनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो उसी कड़ी में अब नेक्स्ट सेक्शन है इन्वायरमेंट का पार्ट 6 जो कि शासन व्यवस्था के बारे में बताता है। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि शासन व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन क्या है, ग्राम पंचायत स्तर पे क्या होता है, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था के बारे में, व्यवस्थापिका के बारे में, न्यायपालिका के बारे में, कार्यपालिका के बारे में और राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान एवं राष्ट्रीय एकता के बारे में। जो पुराने कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे और जिससे कि हम लोग को थोड़ा सा आइडिया लग पाए कि जो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से उठ रहे हैं और उन टॉपिक्स को हम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय झंडा, इसको लेके। तो राष्ट्रीय झंडे के लिए जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आप देख लीजिए। राष्ट्रीय झंडे को हम लोग तिरंगा भी कहते हैं। राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर केसरिया सैफरन जो कि त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है। दूसरा बीच में मध्य में सफ़ेद वाइट कलर का जो कि शांति का प्रतीक है और सबसे नीचे हरा रंग जो कि खुशहाली का प्रतीक है। और सफ़ेद कलर में जो कि एक चक्र लगा होता है, अशोक चक्र जिसको कहते हैं, वो प्रगति का सूचक है। अब जो झंडा होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात देखिए 3:2 यानी 3:2 का रेशियो होता है लेंथ एंड ब्रेथ में। तो ये इन पॉइंट्स पे क्वेश्चंस आते हैं इम्पोर्टेंट। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं कि ग्राम पंचायतों का कार्य क्या होता है। देखिए, ग्राम पंचायतों के कई कार्य हैं, जैसा कि पहला जल संसाधनों का रखरखाव, दूसरा लाभार्थियों की पहचान। लाभार्थी मतलब जो भी आपको योजना है उनके लिए लाभार्थियों की पहचान करना भी ग्राम पंचायत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। और पहला जैसे मैंने कहा कि जल संसाधनों का रखरखाव, उनका उचित देख रेख करना, अगर उनमें कुछ डिटीरियोरेशन आ रहा है तो उसके लिए उचित निष्पादन करना कार्यों का, कि किस तरीके से उस डिटीरियोरेशन को हम लोग रिवर्स कर सके उस प्रोसेस को। अब तीसरा पॉइंट है कि सामाजिक योजनाओं को ग्राम स्तर पर लागू करना। देखिए, लाभार्थी की तो पहचान हो गई, अब उसके बाद जो योजनाएं हैं उनको लागू करना ग्राम के स्तर पर, तो ये भी ग्राम पंचायत का ही कार्य है। और चौथा जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है ग्राम पंचायतों का शिक्षा को लेकर, तो ग्राम स्तर पर प्राथमिक स्कूलों का निर्माण करना, ये भी ग्राम पंचायत का कार्य है। प्राथमिक स्कूलों का, प्राइमरी स्कूल्स जो भी हैं उनका निर्माण करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइमरी स्कूल्स। नाउ थर्ड पॉइंट है उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून संशोधन अधिनियम 1994 किस संविधान संशोधन के बाद में पारित हुआ था। तो ये प्रश्न है, इसका उत्तर है कि वो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद में पारित हुआ था। अगला पॉइंट है नगर निगम का प्रमुख। नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के प्रमुख को मेयर या महापौर भी कहा जाता है। और इनके जो कार्य हैं वो पीने के पानी, सफाई, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की व्यवस्था करना है नगर में। तो ये नगर निगम के प्रमुख का मुख्य कार्य है, मेयर का मुख्य कार्य यही है। अगला पॉइंट जिला पंचायत का सचिव। सचिव को क्या कहते हैं जिला पंचायत के? तो जिला पंचायत होता है उसका सचिव होता है मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी, दोनों में से कोई भी एक पोस्ट होगी तो वो जिला पंचायत का सचिव होगा। और इसके जो मुख्य कार्य हैं जिला पंचायत के सचिव के, कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को करना, जैसे कि फॉर एग्जांपल सड़क या पुल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रोड और ब्रिज का कंस्ट्रक्शन, सड़क और पुल का निर्माण। अगला पॉइंट छठवां, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पास किया गया? तो इसका उत्तर है 1947 में पास किया गया था। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1947 में पास किया गया था। अगला पॉइंट है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान के संशोधन के द्वारा दिया गया? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला पॉइंट है कि सबसे पहले भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कहाँ हुआ था? देखिए, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया,
जो कि राजस्थान के नागौर से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था वहाँ से। अगला पॉइंट है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किसने किया था? कौन सी समिति थी जिसने 3 स्टेज जो 3 टियर ऑफ व्यवस्था जो था उसका अनुमोदन किया था भारत में पंचायती राज के लिए? तो वो समिति थी बलवंत राय मेहता की समिति, बलवंत राय मेहता कमेटी। अगला पॉइंट है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। तो जैसे लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए भी 25 वर्ष है, 30 वर्ष है सॉरी, और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है। तो उसी प्रकार से न्यूनतम आयु आपके पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। तो सबसे कम पंचायत चुनाव के लिए ही है उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु। अगला पॉइंट है कि ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? देखिए, ग्राम पंचायत जो भी हैं उनके आय का मुख्य स्रोत जो वहाँ पे मेले लगते हैं गांव में, या जो बाजार लगता है उसके द्वारा जो कर लिया जाता है, तो मेला एवं बाजार कर ये ग्राम पंचायतों की आय का मुख्य स्रोत है। अगला पॉइंट है, मत डालने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो जैसा कि हम सबको पता है कि मत डालने के लिए भारत में न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। अगला पॉइंट है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? देखिए, राज्य की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। उसी प्रकार से केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक पुरुष होता है और इसकी नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। हालांकि 5 वर्ष से पहले भी यदि राज्यपाल चाहे तो वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। अगला पॉइंट है कि किसी राज्य का राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू इसका उत्तर है। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल भी हैं। तो 2 तरीके से ये सवाल एग्जामिनेशन में आ सकता है कि किसी राज्य का राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। और अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी, की से आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि कोई लेडी हो सकती है। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल आपसे नॉर्मली पूछा जाता है, तो सरोजनी नायडू थी, एक लेडी थी। देखिए, अगला प्रश्न है कि अगला पॉइंट है कि उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। तो आपसे ये सवाल इस तरीके से पूछा जाएगा कि निम्न में से किस में विधान परिषद नहीं है? तो 3-4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपके पास में, और उत्तराखंड अगर एक ऑप्शन में दिया रहेगा तो उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार ये ऐसे राज्य हैं जिनमें कि आपका विधान परिषद की व्यवस्था की गई है। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या है 10। ठीक, 10 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा। अगला जो पॉइंट है वो है कि उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो ये 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है किस अनुच्छेद के अनुसार कर सकता है? तो इसमें अनुच्छेद है 226, और वो 5 जो रिट हैं जो कि उच्च न्यायालय जारी कर सकता है अनुच्छेद 226 के अनुसार है, वो हैं क्रमशः बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा एवं उत्प्रेषण। इन 5 रिटों के बारे में हमने पार्ट 5 में भी डिस्कस किया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं इसमें डिटेल में कि ये 5 प्रकार की जो रिट्स हैं, किस प्रकार की रिट्स हैं, उसमें क्या प्रावधान है। 18वां जो पॉइंट है उसमें है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। देखिए, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, चीफ जस्टिस। जितने भी मुख्य पद हैं भारत में कार्यपालिका के या जुडिशरी संबंधित, वो सारे मुख्य पदों की नियुक्ति आपकी राष्ट्रपति द्वारा ही होती है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल 404 सदस्य हैं, जिसमें 403 निर्वाचित होके जाते हैं और एक एंग्लो इंडियन है जो कि मनोनीत करके भेजा जाता है। तो 403 + 1 = 404 सदस्य उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विराजित होते हैं। अगला पॉइंट है कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो विधान परिषद का सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष है। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? हाई कोर्ट, जो यूपी का हाई कोर्ट है वो कहाँ स्थित है? तो ये तो सर्वविदित फैक्ट है, जो यूपी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और सब लोग जानते भी होंगे कि वो इलाहाबाद में स्थित है। हालांकि उसकी एक खंडपीठ लखनऊ में भी है,
अगला पॉइंट है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लाया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ से लाया गया है। सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए खड़े रहते हैं। इसमें तो 4 सिंहों की व्यवस्था है इसमें, जो एक दूसरे को पीठ दिखाते हुए खड़े रहते हैं। और अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है, जो कि सारनाथ स्थित है। सारनाथ आप जानते हैं, सारनाथ बनारस में, वाराणसी में है। और इसके नीचे जो 4 सिंहों के नीचे की क्या व्यवस्था है वो देख लेते हैं हम एक बार। इसके नीचे एक हाथी, एक घोड़ा, एक सांड और एक सिंह अंकित है, जिनके बीच बीच में चक्र बने हुए हैं। इस स्तंभ को राज्य चिन्ह के रूप में स्वीकृत किया गया है। हम लोग इसको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकृत किए हैं। तो इसी क्रम में हम भारत के विभिन्न राष्ट्रीय पशु पक्षी, जलीय जीव, पुष्प, वृक्ष और फल की बात भी कर लेते हैं साथ ही साथ में। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन। और भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। और भारत का राष्ट्रीय फल आम। तो गाइस, ये रहे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि शासन व्यवस्था में पिछले वर्षों में आए हुए हैं, उनको मैंने संकलित किया हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं ये जो सीरीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, इसको डिस्कस करने के बाद मैं जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अलग से भी डिस्कस कर लूँगा। और आपको अगर मेरी ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो आप प्लीज़ लाइक बटन प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो। और दूसरों की हेल्प करने के लिए अपने मित्रों, अपने सहपाठियों को शेयर भी कर दें। सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे तो आपको जो भी नई वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगी। आप अपने अच्छे अच्छे से कमेंट्स हमें भेजिए और जो भी क्योंकि आपके कमेंट्स से हमें प्रोत्साहन मिलता है और सुझाव भी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से देंगे ताकि इस चैनल को और बेहतर परीक्षा उपयोगी बनाने के लिए हमें एक दिशा मिल सके और उस दिशा का हम पालन करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। शुभ रात्रि, शब खैर।